चलिए, तो महिपाल स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, सभी आ गए। अभी तक तो हम दो ही आए हैं सर। चलिए, जो है महिपाल, ये आप देख रहे हैं, ये आपका दरअसल सोशियोलॉजी का जो है सिलेबस है। ठीक है। हाँ सर। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि क्या क्या चीजें कवर हुई हैं। जैसे कि हम, ये पहला पेपर है और पहले पेपर के अंतर्गत हमने जो है समाजशास्त्र यानी यूरोप में जो आधुनिकता, सामाजिक परिवर्तन और समाजशास्त्र का आविर्भाव यानी उदय। दूसरा कि भाई समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र और सामाजिक विज्ञानों से इसकी तुलना, और समाजशास्त्र और सामान्य बोध, ये वाला सेक्टर हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने जो है, ये जैसे ये यूनिट वाइज है, इसके बाद हमने ये वाला समाजशास्त्री जो चिंतक हैं, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मार्टन और मीर, ये तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मात्र इतना हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी चल क्या रहा है, अभी जो है हमारा, इसके अंतर्गत आप देखोगे कि ये वाला जो सेक्टर है, यानी यहाँ पर, एक मिनट को वापस जो है यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पर हम जैसे कि कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था कि नातेदारी, रिश्तेदारी, और साथ में जो है परिवार, फैमिली, विवाह, है ना। तो अब हम अगला जो हमारा चैप्टर है जो कि सेकंड पेपर का है। गुड इवनिंग महिमा। सेकंड पेपर के अंतर्गत कुछ चीजें सेकंड और फर्स्ट पेपर में लगभग लगभग चीजें मिलती हैं। तो ये वाला सेक्शन हमारा चल रहा है। तो भारत में जो वंशानुक्रम, नातेदारी व्यवस्था के प्रकार, भारत में परिवार और विवाह, परिवार और घरेलू आयाम, और जो पितृतंत्र, हकदारी यानी उत्तराधिकार, और जो है श्रम और जो है लिंगाधिकारित जो है विभाजन। तो ये वाला हमने कल से जो है ये वाला सेक्टर क्या किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ हमने, ये समझो कि इतना ही सेक्टर आपका छूटा है महिपाल, ये वाला। और ये मैं लाइव क्लास में ही, जैसे हमारी अभी लाइव क्लास चल रही है, तो वो हाँ सर। करवाऊंगा। बाकी का हम ऐसे ही जो है यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ सर। चलिए, एक मिनट, जो है बच्चों का पता नहीं कि जो है कब तक। चलो। हमें जो है आज का हमारा जो सब हेडिंग था, वो संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित कुछ परंपराएं, संपत्ति के, संपत्ति के उत्तराधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित परंपराएं, परंपराएं। चलिए, यहां से शुरू करते हैं। देखो भाई, संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित कुछ परंपराओं के बारे में अगर बात करें, तो प्रत्येक समाज, प्रत्येक समाज उत्तराधिकार से संबंधित कुछ जो पारंपरिक अनिवार्य, मतलब जो परंपराएं हैं, कुछ जो है उत्तराधिकार से संबंधित प्रत्येक समाज में, यानी उत्तराधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित जो है कुछ परंपराएं, परंपराएं अनिवार्य तौर से उपस्थित रही हैं। अब ये परंपराएं तब तक निरंतर उपस्थित रहती हैं जब तक कानून इनको प्रतिस्थापित ना कर दे। यानी हर एक सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी हो,
उत्तराधिकार से संबंधित यानी सक्सेशन से संबंधित ये परंपराएं उपस्थित रही है। ये परंपराएं तब तक एग्जिस्ट करती हैं, उपस्थित रहती हैं, जब तक कि कोई कानून क्या ना कर दे, इन परंपराओं को प्रतिस्थापित ना कर दे, प्रतिस्थापित ना कर दे। अब इन परंपराओं को कोई कानून बनेगा और वही कानून प्रतिस्थापित करेगा। अब इन परंपराओं में से जैसे एक रहा है अग्रजा अधिकार, और यहां से यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन हालांकि आता नहीं है, लेकिन पता नहीं 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो एक रहा है, क्यों पूछा था, क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट भी है ना। तो अग्रजाधिकार, और दूसरा है कनिष्ठाधिकार। ये कुछ परंपराएं हैं, देखो बारी बारी से। ये दो प्रमुख परंपराएं हैं जो मुख्य तौर से, हालांकि और भी हैं लेकिन इन्हें पहले देखो। अब जो निरंतर ये हमारी सोसाइटी में उपस्थित रही हैं, इसमें एक और है मिताक्षरा और दाय भाग भी, दो और परंपराएं हैं। दोनों को हम चारों को समझेंगे, पहले इनको भी लिख लो। चलो इसको एक लिख लो और दो, लेकिन दो अन्य हैं, मिताक्षरा। यहां पे कुछ आप सर्च कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था। मेंस का तो ये टॉपिक ही है मतलब जो है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था। तो दाय भाग। तो ओवरऑल अपनी सोसाइटी में कौन कौन से दो परंपराएं किससे संबंधित, उत्तराधिकार से, सक्सेशन से संबंधित जो है परंपराएं रही हैं। एक अग्रजाधिकार, दूसरा कनिष्ठाधिकार, ये है अगला तीसरा मिताक्षरा, और चौथा है दाया भाग। अन्य महत्वपूर्ण परंपराएं जो कि भारत में ये उपस्थित रहे। अब अग्रजाधिकार, एक एक को सुन लो, जान लो कि अग्रजाधिकार क्या होता है। अग्रजाधिकार उत्तराधिकार की सक्सेशन की वो व्यवस्था है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण अभिभावक से सबसे बड़ी संतान को होता है। एक एक को सुनो। नंबर एक, चाहो तो रफ लेके बैठा करो। जो अग्रजाधिकार है ये परंपरा है किसकी, सक्सेशन की, उत्तराधिकार की। इस अग्रजाधिकार के अंतर्गत होता है कि ये उत्तराधिकार की ये वैसी व्यवस्था है, इसमें जो एसेट्स है, जो संपत्ति है, संपत्ति का जो हस्तांतरण है, संपत्ति का हस्तांतरण है, वो अभिभावक से सबसे बड़ी संतान को, अभिभावक से सबसे बड़ी संतान को, जो सबसे बड़ी संतान है, सबसे बड़ी संतान को, सबसे बड़ी संतान को क्या है, होता रहा है। अब मान लो यदि समाज पैट्रियार्की हो, पितृवंशी हो, तब संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो पिता से जो है सबसे बड़े पुत्र को होगा। मान लो कि अगर सोसाइटी, जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, मान लो कि जो सोसाइटी, जो समाज है वो क्या है, वो आपका पितृसत्तात्मक है। तो यहां पर अगर ये जो पितृसत्तात्मक है, तो यहां पर जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो पिता से सबसे बड़े पुत्र को होगा, सबसे बड़े जो है पुत्र को क्या होगा, बड़े पुत्र को होगा। ठीक है। अब अगर मान लो दूसरी तरफ कि यही जो सोसाइटी, जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है, क्या है, मातृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक है या मातृवंशी है, तब संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो माता से सबसे बड़ी पुत्री को होगा, माता से सबसे किसे, बड़ी पुत्री को होगा, बड़ी पुत्री को होगा, बड़ी पुत्री को होगा। ठीक है। तो ये तो भैया था क्या है, ये आपका अग्रजाधिकार। ठीक है। ये बताओ समझ आया कि नहीं, या फिर इसको उदाहरण से समझाऊं। अरे आ आप गया लोग सर, ये आ लोग गया, हो, महिपाल, नेहा और प्रतिभा। आ गया सर, समझ में आ गया सर। पक्का। हाँ सर। चलो अब देखो, इसके बाद एक उदाहरण भी देख लो। अब पारंपरिक तौर पर केरल में एक नंबूदरी ब्राह्मण है, केरल में कहा नंबूदरी ब्राह्मण, तो ये पितृवंशी रहे हैं, पेट्रियार्की सिस्टम रहा है।
साथ ही वे अग्रजाधिकार का कठोर अनुपालन करते रहे। तो उदाहरण में अगर ये पूछा जाए तो एग्जाम्पल कि जो केरल है, तो केरल में नंबूदरी ब्राह्मण, नंबूदरी ब्राह्मण, ये जो नंबूदरी ब्राह्मण है, तो ये पैट्रियार्की सोसाइटी फॉलो, मतलब पितृसत्तात्मक सत्ता थी। यहां पर क्या था? पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था। और ये अग्रजाधिकार का ये कठोरतम, मतलब एक कठोर व्यवस्था के साथ इसको पालन करते थे। उनमें पिता से संपत्ति का हस्तांतरण इस परिवारों में, नंबूदरी परिवारों में जो है मात्र बड़े पुत्र को होता था, सब में बराबर नहीं बढ़ता था, मात्र बड़े पुत्र को होता था। अब देखो ऐसा हो जाए कि जो केरल में मान लो कि एक जो है परिवार है और ये एक पिता हैं, इनके 4 बेटे हैं, बी, सी, डी और ई। इसमें से जो बी है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो अग्रजाधिकार का मतलब है कि जो भाई संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो पिता से पुत्र को होगा। तो ए का सबसे बड़ा पुत्र जो है क्या है भाई, ये जो बी है, तो इसी को जो है पूरी संपत्ति इसी को चली जाएगी, सभी में बराबर नहीं बटेगी। तो संपत्ति का जब हस्तांतरण सबसे बड़े पुत्र को होगा, तो जो सी, डी, ई हैं, ये क्या हो जाएंगे? ये संपत्ति से वंचित रहते थे, इनको संपत्ति नहीं मिलती थी। तो ये संभव था कि यदि छोटे बेटों का विवाह और उनकी जो अपनी संतानें हों, तब ऐसे में संपत्ति के संदर्भ में क्लैशेस होने शुरू होंगे, क्योंकि छोटे बेटों के भी तो विवाह होंगे। तो अगर उनके, ये पॉसिबल था कि भाई छोटे बेटों का अगर विवाह हो जाए तो उनके भी बेटे पैदा होंगे, उनकी भी संतानें होंगी, तब ऐसे में संपत्ति के संदर्भ में क्लैशेस, विवाद उत्पन्न हो जाएं। तो यहां पर छोटे पुत्रों को जो है इनको विवाह की अनुमति नहीं दी गई, कि ना तो जो है ना सांप मरे ना लाठी टूटे। तो इनको समाज अनुमति ही नहीं देता था विवाह करने की, छोटे बेटों की विवाह करने की अनुमति समाज नहीं देता था। लेकिन भाई आवश्यकताएं तो सबको हैं, इनकी भी अपनी जैविक आवश्यकताएं हैं। तो जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह सुनिश्चित किया जाता था, यह सुनिश्चित किया गया कि वे जो है नायर औरतों के साथ, नायर एक जो है कास्ट है नायर, तो जो नायर औरतों के साथ जो है संबंध है, संबंध स्थापित कर सके, संबंध स्थापित कर सके, संबंध स्थापित कर सके। इसी संबंध को संबंधम कहा गया, संबंधम, संबंधम कहा गया, संबंध स्थापित कर सके। क्योंकि यह नायर औरतों पर एक अन्याय होता था, ऑब्वियसली ये अन्याय तो है, तो उन्हें भी एक से ज्यादा नंबूदरी ब्राह्मणों, मतलब जो एक से ज्यादा के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दी गई। कि मतलब जो नायर औरतें हैं, क्योंकि भाई ऐसा तो इनके साथ जो है समाज, सोसाइटी मान्यता दे दी कि आपका विवाह नहीं होगा, लेकिन जो है जैविक जरूरतें तो सबकी है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इन्होंने जैविक जरूरत पूरा करने के लिए इनने कहा कि जो नायर जाति की जो औरतें हैं इनके साथ आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, और इसी को संबंध कहा, संबंधम कहा गया। लेकिन ये तो नायर औरतों के साथ एक तरीके से क्या था, ये तो गलत था, तो अन्याय था। तो उनको भी एक ये कहा गया कि भाई जो नायर औरतें हैं वो एक से ज्यादा नंबूदरी ब्राह्मणों के साथ जो है संबंध स्थापित करने की अनुमति दी गई। अब ये संबंध जो है सामाजिक मान्यता प्राप्त थे, क्या थे? सामाजिक मान्यता प्राप्त थे, समाज जो है मान्यता देता था। उन्हें पति और पत्नी का दर्जा भी प्राप्त हुआ, मतलब जो इनके साथ जो है, मान लो एक जेड नाम की नायर औरत है, तो इसने, सी ने भी जो है इसके साथ संबंध स्थापित किए, डी ने भी जो है फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित किए, और जो है ई ने, तो इनको पति और पत्नी का भी दर्जा मिला। और ऐसे संबंधों में पितृत्व निर्धारण बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मान लो कि इस जेड से सी का भी जो है फिजिकल रिलेशनशिप बना, डी का भी बना और ई का भी बना। तो भाई अगर बच्चा का मां अगर आपको पता करना है बच्चे की, तो आप आसानी से पता कर लोगे, लेकिन अगर बच्चे का पिता पता करना है तो ये बहुत मुश्किल है।
तो पितृत्व निर्धारण जो है बहुत मुश्किल हो जाता था। तो एक संतान पिता की संपत्ति पर दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगी। यहाँ पर जो एक संतान वो पिता की जो संपत्ति है उस पर दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगी। तो ऐसे नायर परिवारों में मामा का जो महत्व वो सर्वोच्च हो जाता था। मामा का जो महत्व मतलब जो ये नायर जो ये जो जिसकी बहन थी तो उसका जो भाई उसका महत्व बहुत ऊंचा हो जाता था। और ऐसी पारिवारिक व्यवस्था को मातुले कहा गया। ऐसी पारिवारिक व्यवस्था को क्या कहा गया? मातुले। क्या कहा गया भाई? मातुले कहा। तो यहां तक बताओ अग्रजाधिकार का उदाहरण। अगर यहां तक क्लियर है चीजें तो हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक मिनट रुकना। जो है मैं थोड़ा सा मतलब लाउड शायद आप हो सकता है बोल रहे हूं पर वापस से आप बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर ये तो इसमें सर सिर्फ बड़े बेटे को ही मिलती थी पूरी प्रॉपर्टी हाँ। जायदाद वगैरह जो। हम्म। तो छोटा भाई होता था उसको कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ वो नहर और से जो भी है संबंध वगैरह बनाते। हाँ, इसी वजह से क्योंकि ये व्यवस्था करी गई अग्रजाधिकार का यही है कि भाई अग्रजाधिकार में जो संपत्ति है तो संपत्ति का हस्तांतरण पिता से बड़े पुत्र को हो जाएगा। अब मान लो 4 पुत्र हैं उसके, तो भाई 3 पुत्रों की अगर शादी होगी तो लड़ाई तो बनेगी ही बनेगी। और जब लड़ाई बनेगी तो उन्हें कहा गया कि आप शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन उनके लिए एक अच्छा। व्यवस्था भाई जो है बायोलॉजिकल नीड भी होती है। तो उनके लिए एक व्यवस्था करी गई कि जो नायर औरतें हैं नायर जाति की, एक काम करो कि आप उनसे संबंध स्थापित कर सकते हो। ठीक है। तो इस वजह से जो है अब देखो क्या है कि अभी ये तो अन्याय था नायर औरतों के साथ, तो उन्हें भी कहा गया कि एक नायर औरत एक से ज्यादा जो है व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। हाँ सर। लेकिन उनकी जो संपत्ति हो सॉरी उनके जो बेटा बेटी होगा तो ये तो उनका पितृत्व का निर्धारण पिता का पता कर पाना बहुत मुश्किल है। माता तो पता चल रही है कि भाई जिसका है ना डिलीवरी होगी तो माँ ही होगी। हाँ लेकिन सर। पिता का निर्धारण अब मान लो कि सी के साथ भी उसके संबंध है, डी के साथ भी संबंध स्थापित किए और ई के साथ भी संबंध स्थापित किए। तो इसके चलते क्या होता था कि पॉसिबिलिटी ये थी कि उसका पितृत्व का निर्धारण उनके पिता का जो बच्चा होगा पिता का निर्धारण ना हो सके। तो इस अच्छा। वजह से समाज में कि जो अब भाई वो पिता कहां पे जाएगा संपत्ति को वो सॉरी वो बेटा कहां पर जाएगा संपत्ति को लेकर के। तो यहां पर मामा का महत्व बहुत हो गया और इसी पूरी व्यवस्था को मातुलय भी कहा गया। मामा का दर्जा यहां पर बहुत ऊंचा हो गया। ठीक है। आवाज नहीं आ रही महिपाल, क्लियर है? नेहा, प्रतिभा एंड महिपाल। यस सर। चलो यस सर। अब देखो ये अग्रजाधिकार आप समझे। अब आगे देखो कनिष्ठाधिकार। कनिष्ठा सर इसमें एक और क्वेश्चन था सर। पूछो। सर अगर मात्र संतात्मक होती सर, अगर तो सर उसमें सर फिर अगर बड़ी बेटी को सब मिल जाता तो आ रहे फिर। हैं आ रहे हैं, मैं आपको बोला कि जो कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा वो सारा चीज हम क्लियर करेंगे, मुझे बढ़ने तो दो आगे आप। नहीं सर वैसे। ठीक है बढ़े आगे। चलो ठीक है, हाँ सर। हाँ वो अभी उस पे हम आ रहे हैं कि अगर मात्र सत्तात्मक हो तो फिर क्या होगा। तो उस पे अभी हाँ आना है। सर। तभी मैंने स्टार्टिंग में देखो ना 4 ये लिखवाए थे, याद होगा। मैंने अग्रजाधिकार, कनिष्ठाधिकार, मिताक्षरा और दाया भाग। चलो वापस से कनिष्ठाधिकार। देखो ये कनिष्ठाधिकार दरअसल उत्तराधिकार की वो व्यवस्था है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण अभिभावक में अभिभावक से सबसे छोटी संतान को होता है। मतलब कि जो कनिष्ठाधिकार है, जो संपत्ति है, थोड़ा बहुत जो है उस पे एक काम किया करो। जो संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, एक मिनट, संपत्ति का अधिकार है वो इस व्यवस्था के अंतर्गत अभिभावक से सबसे छोटी संतान, सबसे
छोटी संतान सबसे छोटी संतान को होता है। अब यदि परिवार एक पितृवंशी परिवार हो, अगर मान लो कि जो है पितृसत्तात्मक हो, पितृवंशी परिवार हो, तब संपत्ति का हस्तांतरण पिता से सबसे छोटे पुत्र को होगा। अगर मान लो कि समाज जो है परिवार पितृवंशी है, क्या है, पितृवंशी है, तो पितृवंशी व्यवस्था में कि पिता से सबसे छोटे बेटे को, लेकिन अगर मान लो कि जो परिवार है वो मातृवंशी है, तो यहां पर जो संपत्ति है वो माता से सबसे जो छोटी बेटी है, जो सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी को होगा। तो मैंने कनिष्ठाधिकार में क्या बताया कि कनिष्ठाधिकार में जो संपत्ति का अधिकार है अभिभावक से सबसे छोटी संतान को होता है। लेकिन अगर मान लो जो परिवार है वो पितृवंशी है तो पिता से सबसे छोटे बेटे को होगा। अगर वही परिवार मान लो मातृवंशी हो तो माता से सबसे छोटी बेटी को होगा, माता से सबसे छोटी बेटी अर्थात पुत्री को होगा। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जो मेघालय है, तो मेघालय में जैंतिया, गारो, खासी, ये जो है जनजातियां हैं। तो जैंतिया, गारो और खासी जनजाति ना सिर्फ मातृवंशी हैं बल्कि कनिष्ठाधिकार का भी अनुपालन करती हैं। दोबारा सुनिएगा, ये मातृवंशी तो है ही लेकिन साथ में ये कनिष्ठाधिकार का पालन करती है। मतलब क्या हुआ कि इन ट्राइब्स में से जो संपत्ति का अधिकार है वो माता से सबसे छोटी पुत्री को होता है, सबसे छोटी पुत्री को होता है। ठीक है। अब बड़ी पुत्रियां यहां पर वंचित रह जाती हैं। तो बड़ी बेटियों के विवाह के बाद उनके पति जो है उसी आवास में अपने परिवार के साथ जो है वो तब तक निवास कर सकते हैं जब तक कि वे आत्मनिर्भर ना हो जाएं, जिसके उपरांत वे अपने परिवार को लेकर के अलग हो जाते हैं। अब मात्र छोटी पुत्री ही अपने पति के साथ उस आवास में निरंतर आवास कर सकती है। तो ये कनिष्ठाधिकार है। अब बताओ यहां तक समझ आया हो? और बताओ आपका महिपाल को आंसर मिला कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है महिपाल आपकी। हाँ सर, आंसर तो मिल गया सर। ठीक है, हाँ सर। यहां तक क्लियर है? पर सर एक और क्वेश्चन है सर। पूछो सर। ये पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक कब होती है? जैसे सर फादर और मदर तो दोनों होंगे तब सर संतान होगी। दोबारा पूछो, क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ पूछो। हेलो, हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सर हाँ। कि पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक संतान अलग अलग कब होती है सर? देखो, पहले तो आप पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक समझो। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है कि संपत्ति और उपनाम का हस्तांतरण जब पिता से पुत्र को हो तो उस व्यवस्था को पितृसत्तात्मक कहते हैं। जब संपत्ति और उपनाम का हस्तांतरण माता से जो है पुत्री को हो उस सत्ता को हम मातृसत्तात्मक सत्ता कहते हैं। मैंने कल बताया था कि भारत में करीब जो है पूरी दुनिया में 85% जो समाज व्यवस्थाएं हैं वो पितृसत्तात्मक है और लगभग 15% या उससे कम जो है मातृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक में भारत में जैंतिया, गारो, खासी की जो जनजातियां हैं इनके बारे में कल उदाहरण भी दिया था कल वाले लेक्चर में, याद है? सर कल देखा नहीं, तब मैं था नहीं, आज से तो ज्वाइन। आज तो वही वाला जो लेक्चर मैंने आपको शेयर किया था वही लेक्चर में। हाँ सर, वो तो देख लिया मैंने। तो उसी में मैंने वो दिया था एग्जांपल, लेकिन फिर भी यहाँ बता दिया मैंने, तो समझ आ गया? हाँ सर। नहीं उदाहरण सर, अभी सर समझ में नहीं आया सर। बात ये कि सर एक मिनट सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ सर
कि एक तो सर पितृ सत्तात्मक होती है, जैसे बड़े बेटे को दे दिया। हम्म। मातृ सत्तात्मक में मदर की तरफ से छोटी बेटी या नहीं, बड़ी बेटी किसी को भी पहले दे देखो दिया। आप गलत डायरेक्शन पर में जा रहे ये हो। सर वो मातृ सुनो सुनो सुनो, आप गलत डायरेक्ट, वो अग्रजाधिकार है, ठीक है। हाँ और सर, यहाँ पर नहीं आप, ना, हाँ सर, वो तो वो मैं कह रहा हूँ अग्रजा में बड़ी है। अग्रजा अग्रजा में अधिकार देखो। में बड़ी है और कनिष्ठ अधिकार में छोटी है। चलो मैं 5 मिनट, पांच हाँ मिनट सर। मुझे सुनो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, मैं क्वेश्चन समझ गया। देखो, पहले दोनों लोग और नेहा और प्रतिभा भी सुनना। हाँ सर। पितृ सत्तात्मक का मतलब क्या है, पितृ सत्ता का मतलब क्या है, ये पहले जानो। पितृ सत्ता का मतलब, बेटा यहाँ पर जो है पितृ सत्ता का मतलब ये है, हमारा जो पारंपरिक समाज है, ये व्यवस्था रही है हमारे समाज में, यहाँ पर जो है संपत्ति, संपत्ति और उपनाम, और उपनाम, इसका हस्तांतरण जो है वो पिता से पुत्र को होता है। ऐसी व्यवस्था को हम जो है पितृसत्तात्मक या पितृवंशी व्यवस्था कहते हैं। अब यहां पर जैसे उदाहरण ले लो, उदाहरण के तौर पे कि आप जो है महिपाल सिंह, आपका नाम है महिपाल सिंह राठौर, क्या नाम है पूरा, महिपाल पूरा नाम बताओ इसे, इसको समझाने के लिए। महिपाल सिंह परमार सर। अच्छा, परमार। तो जैसे महिपाल सिंह परमार, अब हमारा पारंपरिक समाज है, तो महिपाल सिंह परमार जी ने शादी करी, मान लो कि सुनीता तिवारी जी से, ठीक है, कोई दिल में मत लीजिएगा, किसी का नाम नहीं, बस उदाहरण के लिए। तो अब जो है महिपाल के जो है एक छोटा सा बेटा हुआ, जिसका नाम महिपाल सिंह जो है, मान लो कि सोनू रखा। तो महिपाल सिंह जिनका नाम सोनू रखे हैं, वो सोनू परमार रखेंगे, परमार। तो बताओ कि जो पिता का सरनाम, जो उपनाम, वो मिला आपके बेटे को कि नहीं मिला? आप जो मिला है सर। क्या महिपाल तिवारी रख सकते हो? नहीं रखोगे ना। नहीं सर। तो बताओ उपनाम किसका, पिता का मिला कि नहीं मिला? मिला सर। यही पितृवंशी व्यवस्था है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब जो है मातृवंशी व्यवस्था में क्या होगा, कि यहां पर मातृवंशी व्यवस्था ऐसे समझो, अपने ही केस में, कि आपने शादी करी सुनीता तिवारी से, लेकिन जो बेटा होगा, तो अब बेटा जो है अगर वो ये लगाने लगे कि सोनू तिवारी, तो ये मातृवंशी। क्यों? क्योंकि माता का उपनाम वो कंसीडर कर रहा है, अडॉप्ट किया, ठीक है। तो यहां से पिता की जो हाँ सर। संपत्ति पर, यहां पर पिता की संपत्ति किसको, सोनू को भी मिलेगी, संपत्ति का जो हस्तांतरण है सोनू को। लेकिन मान लो कि आपके दो, एक बेटी हुई, तो बेटी का नाम आपने जो है राखी परमार रखा, तो इनका शादी कर देंगे आप, और इनको जो है ससुराल में विदा कर देंगे। लेकिन इनको संपत्ति तो, मतलब देखो लीगली तो है, ठीक है, लेकिन पारंपरिक समाज में, जो हमारे सोशियोलॉजी में पढ़ना है, तो पारंपरिक समाज में क्या है कि भाई बेटी को समानतया जो है उसकी संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता था, पिता की संपत्ति पर। तो बेटा को अधिकार मिला ना भाई, राजू परमार को अधिकार मिला ना कि जो है राखी को। तो यहां पर कैसी हमारी सोसाइटी हुई, वो पेट्रियार्क यानी जो है पितृवंशी हुई, ठीक है। हाँ सर। अब यहां पर अगर इसी केस में अगर मान लो बेटी को संपत्ति मिल जाए, मां से बेटी को, और उपनाम भी, तो फिर वो मातृवंशी हुआ, ठीक है। ये अब समझ गए पितृवंशी और मातृवंशी। अब वापस हम चलते हैं किसमें, देखो अग्रजाधिकार, अग्रजाधिकार में सिंपल सा है कि पेरेंट से, पेरेंट चाहे माता हो चाहे पिता हो, संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो अभिभावक से सबसे सबसे बड़ी संतान को बड़ी। होगा, सबसे बड़ी संतान। अब अगर मान लो कि वही समाज, जो सोसाइटी है, अगर पितृवंशी है तो पिता से पुत्र को होगा, लेकिन अगर मातृवंशी है तो माता से बड़ी पुत्री को होगा, और अगर पितृवंशी है तो पिता से बड़े पुत्र को होगा। ये अग्रजाधिकार है। अब वही जो कनिष्ठाधिकार है, तो इसमें जो है अभिभावक से जो संपत्ति का अधिकार है, वो किससे, यानी पुत्र, सबसे बड़ी, सॉरी नॉट पुत्री, जो है सबसे छोटी संतान को कनिष्ठाधिकार में। तो जो भी चाहे, अगर मान लो पिता है, अगर समाज मान लो जो है पितृवंशी है,
तो सबसे छोटे पुत्र को क्या मिलेगा, जो है संपत्ति मिलेगी। और अगर वहीं दूसरी तरफ जो है अगर सत्ता जो है या फिर व्यवस्था जो समाज है वो मातृवंशी है, तो माता से सबसे छोटी बेटी को मिलेगा जो संपत्ति है। ठीक है, तो ये जो है कनिष्ठाधिकार है। ओके, हाँ सर, ओके, पक्का? पक्का सर। चल, तो हमने ये जो है अग्रजाधिकार, कनिष्ठाधिकार। अब देखो मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा। ये मिताक्षरा जो है ना, ये पारंपरिक कानून रहा है। पारंपरिक कानून रहा है। ये क्या है भाई? पारंपरिक कानून रहा है, जिसका अनुपालन जो है, इसका जो अनुपालन है वो बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, इसको छोड़ करके भारत के सभी हिस्सों में, बंगाल में असम को छोड़ दे, बंगाल को छोड़ दे, त्रिपुरा को छोड़ दे, उड़ीसा को छोड़ दे, इन सभी को छोड़ करके जो भारत के सभी हिस्सों में मिताक्षरा का, गुड भारत इवनिंग। भारत के सभी हिस्सों में जो है इसका आप ये कह सकते हो। हाँ हुमा, इतना लेट कैसे हो गया? सर मेरी ना वो मैम से एक क्लासेस चल रही थी, तो अभी जस्ट जैसे ही खत्म हुई है मैंने आपका ज्वाइन किया। अच्छा, ऋचा मैम की? नहीं नहीं, रिचा मैम की नहीं थी, वो नहीं थी सर, नित्या मैम। आपको बाद में बताती हूँ। नहीं नहीं, बता दो बता दो। अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ जी सर। जाओ हम पढ़ा लें। सर ये इतनी प्यारी सी बच्ची किसके लिए है आप? अभी हम पढ़ा के आएंगे, ठीक? चलिए, हाँ मिताक्षरा। देखो अभी हमने जो है ये आपको वापस से देखना होगा। मैंने जो है संपत्ति के उत्तराधिकार में मैंने क्या क्या समझाया है। अग्रजाधिकार समझा दिया, कनिष्ठाधिकार समझा दिया। अब मिताक्षरा समझाने जा रहा हूं, यहां से जरा समझिएगा। पारंपरिक कानून रहा है ये बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, इन क्षेत्रों को छोड़ करके भारत में जो है मिताक्षरा पूरे देश में लागू रहा है। मतलब जो है ये सभी हिस्सों में ये होता रहा है। अब इस व्यवस्था में एक हिंदू परिवार में पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्मजात अधिकार होता था। मतलब ये जो मिताक्षरा, ये जो व्यवस्था थी, तो हिंदू परिवारों में, कहा भाई? हिंदू परिवारों में जो पिता की संपत्ति पर, जो पिता है, तो पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्मजात अधिकार होता था। जन्मजात अधिकार होता था। मतलब कि अगर बंगाल वाला रीजन, असम वाला रीजन, त्रिपुरा वाला रीजन और उड़ीसा वाला रीजन छोड़ दें, तो पूरे भारत में लगभग जो हिंदू फैमिली थी, पारंपरिक हिंदू फैमिली, उसमें से जो पिता की संपत्ति है, तो पिता की संपत्ति पर जो पुत्र है, तो जैसे ही उसका जन्म हुआ तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो गया। तो ये जन्मजात अधिकार होता था। पिता भी पुत्र को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता था। लेकिन वहीं इससे डिफरेंट जो है, मैंने दाया भाग, और ये आप सर्च करना, दोनों पीटी में भी पूछा गया है 2020 में। दाया भाग क्या था? इसका अनुपालन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और प्रभा नहीं आई है? प्रभा नहीं आ जाई है। बंगाल, मैं चेक करती। असम। सर जो क्लास मेरी छूट गई है आज, ये वाली क्लासेस आप सेंड कर दीजिएगा मुझे एक बार। हाँ, त्रिपुरा यानी बंगाल, असम, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ साथ उड़ीसा जो है, उड़ीसा। तो बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, यहां पर जो है दाया भाग, इसका जो है अनुपालन होता रहा है। इस व्यवस्था में पिता की संपत्ति पे पुत्र का जो अधिकार है वो जन्मजात नहीं होता था।
यहाँ पर जो है पिता की इच्छा पर आधारित होता था। मतलब इस क्षेत्र में जो पिता होते थे तो अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते थे इन क्षेत्रों में। इस व्यवस्था को दायाभाग कहा गया। उनकी इच्छा पर आधारित है कि वो अपने बेटे को चाहे तो संपत्ति दें, ना चाहे तो ना दें। इस व्यवस्था को दायाभाग। लेकिन बाकी का जो मिताक्षरा है, इन क्षेत्रों को छोड़ करके जो है पूरे भारत में जो हिंदू परिवारों में जो है अपने आप अगर उसका बेटा हो गया तो उसका जो है ऑटोमेटिकली उसका अधिकार संपत्ति पर हो गया। तो ये होता था मिताक्षरा। अब बताओ इन दोनों में कोई डाउट हो? सर हम्म गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। रेखा सर ये आप। बंगाल, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा हाँ में जो जो ऐसा होता था कि जो अच्छा लड़का होता था उसको संपत्ति देते थे, जैसे कि अच्छा बड़े को लड़का। यहाँ देखे, देखो। मतलब जो गुणवान, हाँ हाँ बिल्कुल। जो जो अच्छे सत्ता को संभाल सकता है, उसके कार्यभार को संभाल सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दाया भाग में ऑब्वियसली कि कंपटीशन को हो सकता है वरीयता दिया जाने लगे, या फिर मान लो कि उस टाइम या पिताजी लोग जो है ना, मतलब कई बार जो है अगर राजा और ऐसे घराने से हैं, राजा महाराजा घराने से हैं, तो वो बढ़िया से जो है तकिया लगा के और दिन भर डांस देखते थे, नाच देखते थे, और नाच देखते देखते कुछ भी हो जाता था। तो ऐसा कई बार देखने को मिला। तो इस क्षेत्र में जो है कि जो संपत्ति है वो पिता से पुत्र को, सामान्यतः जो पारंपरिक हिंदू परिवार हैं तो उसके पिता की इच्छा पर निर्भर होता था। लेकिन यहाँ मिताक्षरा में क्या था कि इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तो यहाँ पर अगर उसका बेटा हो गया तो हर हाल में जो है उसका जन्मजात अधिकार हो गया, मतलब उसकी संपत्ति पर पिता चाह कर भी बेदखल नहीं कर सकता है बच्चों को, मतलब अपने बेटे को। ठीक है। तो ठीक सर है इसमें सर। कितने बेटे हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम रेखा आप इतना लेट कैसे हो गया हो? वापस से मैं अपलोड कर दूंगा रेखा, तो वहां आप देख भी लेना। ठीक है। अम, सर मैं आज दूसरी जगह शिफ्ट हुई हूँ तो इस वजह से लेट होगी, 6:30 बजे आई अच्छा। तो लेट और होगी। 7:30 डेली जो है इसी टाइम पे जो है क्लास चलेगी। तो भारत में स्वजनता से संबंधित, स्वजनता से संबंधित विविधता, स्वजनता से संबंधित विविधता एवं इसका सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार एवं इसका सांस्कृतिक आधार। चलो अब देखो भाई, स्वजनता के संदर्भ में भारतीय समाज में उच्च स्तरीय जो है विविधता, डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। अब इस विविधता को इरावती कर्वे ने, जो इरावती कर्वे हैं, तो इरावती कर्वे ने व्यवस्थित रूप से समझा करके समझाया, और उनकी एक अपनी पुस्तक है किंशिप ऑर्गेनाइजेशन, किंशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इन इंडिया, इसमें इनने समझाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, प्रयास किया। देखो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इसको स्वजनता को लेकर के भारतीय समाज में बहुत सारी जो है विविधताएं देखने को मिली। तो इरावती कर्वे ने उनकी एक किताब है जो किंशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसमें समझाने का प्रयास किया, और इस पुस्तक को सर्वप्रथम वेरी फर्स्ट टाइम जो है 1953 में प्रकाशित किया गया। और इस उद्देश्य से कर्वे ने पूरे देश को 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया। इस चीज को समझाने के लिए पूरे जो मतलब पूरा देश है, तो पूरे देश को जो है 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया। और ये विभाजन जो है उत्तर, दक्षिण, पूरब, मध्य इस क्षेत्र में किया गया, पूरब पश्चिम में नहीं, पूरब मध्य में किया गया।
अब यहाँ पर जो है जो विभाजन का आधार है वो भौगोलिक नहीं था, यहाँ आधार दरअसल सांस्कृतिक था, और विभाजन का ये आधार, सांस्कृतिक आधार जो है वो भाषा थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा क्षेत्र था? दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण के साथ साथ जो है ये दक्षिण है, फिर इसके बाद आपका पश्चिम नहीं था, ये मध्य वाला क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र था। उत्तर वाला क्षेत्र है ये इधर, उत्तर वाला क्षेत्र है, और ये जो है इधर पूर्व वाला क्षेत्र है। किसने? इरावती कर्वे ने। किसको समझाने के लिए? इसी पूरी जो है इसकी डाइवर्सिटी, इसकी जो है जो किनशिप से संबंधित जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, यानी जो नातेदारी से संबंधित जो व्यवस्था है, तो अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसको समझाने के लिए इन्हें पूरे भारत को जो है 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। अब ये विभाजन का आधार दिमाग में डाल के रखना, ये भौगोलिक नहीं था, जियोग्राफिकल नहीं था, तो क्या था भाई? सांस्कृतिक आधार था। इनके विभाजन का आधार सांस्कृतिक था, कल्चरल, सांस्कृतिक था, कल्चर था यानी। और इस सांस्कृतिक आधार क्या था? सांस्कृतिक आधार का जो है मेन इसमें से भाषा थी। क्या थी भाई? ये भाषा थी। अब सबसे पहले चलते हैं उत्तरी। तो उत्तरी क्षेत्र में उन भागों को सम्मिलित किया गया, जो ये उत्तरी वाला क्षेत्र था, तो इनको उन भागों को सम्मिलित किया गया इस क्षेत्र में जिनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव देखने को मिला। इनकी भाषा पे संस्कृत का प्रभाव देखने को मिला। अब यहां पर संस्कृत का ज्यादा प्रभाव था, तो इस क्षेत्र में कौन कौन आते थे? इस क्षेत्र में लिख लो, अगर रफ में, बाकी नोट्स में मिलेगा, लेकिन कोशिश किया करो कि कुछ चीजें तो रफ में जैसे लिख लिया करो। तो इसमें JNK, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसके पूरा नहीं, हिमाचल प्रदेश जो था, मतलब हिमाचल प्रदेश और पूरा था उत्तर प्रदेश, इसके कुछ हिस्से थे, पूरा हिस्सा नहीं था। ये जो है ये उत्तरी वाले क्षेत्र में शामिल था, जो इरावती कर्वे का जो है विभाजन, तो उसका जो विभाजन का आधार भाषा है, और यहाँ पर जो संस्कृत भाषा का प्रभाव देखा गया, तो ये वाले क्षेत्र थे। दक्षिण भारत में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया जिनकी भाषा पर जो है द्रविड़ भाषा का, बिहार पेपर, अच्छा, द्रविड़ भाषा का क्या है? मुझे जो है ना अभी रितेश सर का मैसेज आ रहा था कि क्या शुरू करना है, तो जो आपको आता रहता है ना, दक्षिण जो है, सॉरी, द्रविड़, दक्षिण में जहां पर जो द्रविड़ भाषा है, तो द्रविड़ भाषा का जहां जहां प्रभाव था इस क्षेत्र में, जैसे कि आप देखोगे तमिलनाडु आता था, तमिलनाडु के साथ साथ जो केरला आता था, केरला के साथ जो है कर्नाटका आता था, और कर्नाटका के साथ आपका आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण वाला एरिया था। इस क्षेत्र में तमिलनाडु, जैसे कि ये जो क्षेत्र थे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इसमें गैर जनजाति क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। इसमें जो है गैर जनजाति, जो आंध्र प्रदेश के, तो जो गैर जनजातीय क्षेत्र थे उसको सम्मिलित किया गया। पूर्वी क्षेत्र में वापस चलते हैं हम, इरावती कर्वे का जो विभाजन है, तो पूर्वी क्षेत्र में जिनकी भाषा मुंडारी, क्या है भाई? जिनकी भाषा मुंडारी और मोन खमेर, तो मोन खमेर का जो प्रभाव था, ये पूर्वी वाला, ये भाषा है दोनों, ध्यान रखिएगा। इसमें सभी जो है, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वो आते थे, और साथ में बिहार का कुछ हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, और जो है साथ में बिहार का कुछ हिस्सा, साथ में क्या है भाई? कुछ हिस्सा बिहार का, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। मध्य क्षेत्र में वापस आते हैं, मध्य क्षेत्र, और मध्य क्षेत्र में कुछ क्षेत्र जैसे इसमें से शामिल किए गए, जैसे मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, MP, ठीक है, और मध्य क्षेत्र को संक्रमण का क्षेत्र दरअसल कहा गया, और इस क्षेत्र पर संस्कृत, द्रविड़, ये दोनों भाषाओं का थोड़ा थोड़ा प्रभाव था।
तो इसमें मध्य प्रदेश के कुछ जो है सेक्टर थे। अब इसमें जो है गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश का पूरा एरिया नहीं, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी एरिया है वो इसमें से शामिल था। तो करवे कहती हैं, इरावती करवे, वापस इसमें देखो, जो इरावती करवे के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में स्वजनता जो है वो बहुत बृहद रही, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में स्वजनता बहुत गहन रही। और करवे का मुख्य उद्देश्य मात्र उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में ही स्वजनता से संबंधित विविधता को समझाने का था, परंतु इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने जो पूर्वी और जो मध्य क्षेत्र है, ये वाला जो पूर्वी वाला एरिया है और जो मध्य क्षेत्र है, तो यहां पर आप देखोगे कि विविधता को भी उन्हें समझा तो दिया, लेकिन वो पूरी तरीके से टारगेटेड कहां, उत्तरी और दक्षिणी में थी। अब करवे के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में जो उत्तर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है उत्तरी क्षेत्र में, आक्रमण और युद्ध जैसी जो है संभावनाएं निरंतर कायम रही। क्यों? क्योंकि यहीं से जो ये वाला ये जो दर्रा है, तो जितना भी आक्रमणकारी आया, तो आप देखोगे सिंधी इसी वाले एरिया से आया, और ये जम्मू कश्मीर और यहाँ पे जो एक दर्रा है, तो उसी दर्रे से ये घुसते थे ज्यादातर जो आक्रमणकारी हैं। तो यहाँ आक्रमण और युद्ध जैसी संभावनाएं लगभग जो है निरंतर कायम रही। इसके कारण असुरक्षा का भाव हमेशा उच्च रहा, और इसके कारण संबंध ऐसे लोगों के साथ स्थापित किए जाने लगे जो कि सुदूर के क्षेत्रों में निवास करते थे। क्यों भैया? आप देखोगे कि उत्तर क्षेत्र में जितनी भी शादी, दूर दूर शादी विवाह होते थे। क्यों? क्योंकि इनको डर सताता था कि कोई आक्रमण ना कर दे, और अगर आक्रमण करेगा तो यहाँ मान लो एक व्यक्ति है और इसने बी के यहाँ पर शादी करी, तो भाई ए वाला व्यक्ति जो है इसको ए को सपोर्ट करेगा ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो सुदूर क्षेत्रों में जो निवास करते थे, वहां जो इन लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार का जो आपात का स्थिति है, तो आपातकाल में दूर दूर से जो है इनको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। और इसके कारण कई परंपराएं उत्पन्न हुई, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में एक ही गांव में आप देखोगे कि जो उत्तर वाला भारत है, जैसे उत्तर प्रदेश खुद हम यहाँ जहां से आते हैं उत्तर भारत के ही अंतर्गत, मतलब इरावती करवे के अनुसार, तो एक ही गांव में जो है विवाह वर्जित है। जैसे हम एक ही गांव में विवाह नहीं कर सकते, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। समुद्रों के बीच जो विवाह है ये भी वर्जित है। अभी समुद्र बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही गांव में विवाह नहीं होते थे, खास करके मैं यहाँ पर हिंदू सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, और एक ही गोत्र में ब्याह नहीं होते थे, और साथ में समुद्रों के बीच जो है विवाह नहीं होते थे। अब बताओ यहाँ तक ये समझ आया कि मतलब नहीं? फिर समुद्रों के बीच में कैसे? यानी कि अगर समंदर के एक साइड कोई और रहता है, दूसरी साइड कोई और रहता है, ऐसा? समंदर नहीं, समुद्र अलग चीज, अच्छा, समुद्र, ओके। समुद्र अभी बताऊंगा, समुद्र भी समुद्र ओके। क्या चीज, ठीक है। यानी कजल जो है, मतलब जो नियर और डियर है, जो एक खून से अच्छा, रिलेटेड, नियर डियर, ओके ओके ओके, अभी हो एक ही गया। खून से रिलेटेड है, समुद्र भी समुद्र बताऊं, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर भारत है, इरावती करवे कह रही हैं कि दरअसल यहाँ पर जो है ये इन्हें एक डर सताता रहता था कि जो है वहां से इस वाले जो है जो बोलन दर्रा है, यहाँ से लोग आकर के क्या करें कि कोई अटैक वटैक ना कर दें, और तो इनको हमेशा जो है आक्रमणकारियों से डर सताता रहता था। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया कि दूर दूर संबंध स्थापित, एक से दूसरे गांव में जो है अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, ताकि जो है इन लोगों को लग रहा था कि अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो भाई दूसरी तरफ से हमें क्या है, बैकअप मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा करते थे, और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, इन्हें एक व्यवस्था करी कि भाई एक ही गांव में कोई व्यक्ति जो है, मतलब एक ही व्यक्ति एक ही गांव में शादी नहीं करेगा, एक ही गोत्र में शादी नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही गोत्र, अगर गोत्र क्या है, कल मैंने बताया था कि भाई जहां आप एक काल्पनिक बिंदु पर पहुंच जाएं, तो भाई आप जो है आपका एक परिवार ही है एक तरीके से, तो ऑब्वियस है कि दूसरा गोत्र कहां मिलेगा जो आपके परिवार से वो संबंधित नहीं होगा। और अगर हो सकता है कि कई पीढ़ियां हैं जो आप ही का परिवार है, तो आप ही के गांव के आसपास ही बसा होगा, है ना। तो इस वजह से इसको वर्जित कर दिया गया कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करोगे, और उसके साथ साथ एक ही गांव में शादी नहीं करोगे, ठीक है। ओके। यस सर। बता दिया करो। सर, ये जो एक आक्रमण बता रहे हो आप कि हम्म। आक्रमण हुआ करता था, तो आक्रमण कौन किया करता था?
ये इसमें आक्रमणकारियों में जो है ना, इसमें से बहुत आक्रांता थे जो आक्रमण, देखो यहाँ से अरेबियंस का आक्रमण हुआ, जो अरेबियंस थे, मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो ऐसे बहुत सारे, साथ में जो है इससे पहले भी आप अगर वैदिक पीरियड में चलते हैं तो यहाँ पर जो है एक इसमें से प्रॉपर दो सोसाइटी आती है। अगर हम वैदिक पीरियड हड़प्पा के बाद की बात करें तो आपने कई बार सुना होगा कि जो है यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो है अपने को पवित्र मान रहे थे और कुछ अपवित्र मान रहे थे। तो जो वेद लिखे तो अपने आप को जो है कह रहे थे कि हम पवित्र हैं, और जो दूसरे जो है इन्वेडर उनको अपवित्र मान रहे थे। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ से तो कई आक्रमण आप देखोगे कि देखो हमारा अगर जो है भारत ओवरऑल चारों तरफ से क्या है कि एक तरफ से तो समुद्र सॉरी हिमालय से घिरा है और तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एरिया था, यहाँ एक दर्रा था पास, तो यहाँ से भारत में आना थोड़ी से जो मतलब है इस मार्ग के माध्यम से, स्थल मार्ग के माध्यम से थोड़ा सा पॉसिबल था। तो यहाँ से ज्यादा आक्रमण हुए। ठीक है, ओके देखा। ठीक है सर। चलो हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें वर्जित कर दिया गया। अब विवाह की प्रक्रिया में सम्मिलित दोनों परिवार एक दूसरे से पूरी तरीके से अपरिचित हुआ करते थे, जानते नहीं थे क्योंकि दूर दूर है। तो चूंकि एक पुत्री के लिए नए परिवार में तालमेल स्थापित करना मुश्किल हो जाता था, तो भाई अगर तालमेल स्थापित करना, क्योंकि देखो आपने कहा होगा, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बोलता हूं कि अगर कुछ बच्चा कुछ चीजें पढ़ के आया है तो उसको समझा पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली है तो उसको समझाना आसान होता है। यहाँ पर भी वैसा ही है कि देखो यहाँ पर दूर दूर फैमिली होती थी, एक दूसरे से परिचित भी नहीं होती थी, तो तालमेल स्थापित कर पाना कठिन हो जाता था। इसीलिए बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, यहीं से बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि भाई बच्चों को आप देखो ना कि कहीं भी आसानी से क्या किया जा सकता है, उनको प्रतिस्थापित किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो है बाल विवाह की प्रथा तभी से मतलब कि ताकि जो बच्चे हैं वो कहीं भी आसानी से सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये बाल विवाह की क्या हो गई, प्रथा प्रारंभ हुई। अब यदि मान लो वह कम आयु में ही एक जो है नए परिवार का हिस्सा बन जाए, तब उसके लिए नए परिवार के साथ जो तालमेल स्थापित करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा बहुत देखो चाइल्ड मैरिज में बच्चा बहुत, दोनों जो है हस्बैंड वाइफ जो है बहुत कम एज के होते हैं, तो उनका ईगो अपना इतना नहीं जग पाता है। लेकिन वहीं आप देखोगे कि जब बच्चा अडल्ट या फिर जो बड़ा हो जाता है तो उसका ईगो जग जाता है। और इसी के चलते हमारे हिंदुइज्म सोसाइटी में आपको मैं बता दूं कि जो पायल का कॉन्सेप्ट है, जो पायल है, जो लोग पायल पहनते हैं, दरअसल यहीं से आता है पायल का कॉन्सेप्ट। पायल जो है लोग इस वजह से, और घुंघरूदार आप देखोगे जो नई नई दुल्हन आती है तो उसको घुंघरूदार पायल, क्यों घुंघरूदार पायल? क्योंकि उसकी अगर कोई बुराई कर रहा हो तो चुप हो जाए सुन के। तो यहां से जो है पायल का भी एक तरीके से एक प्रथा जो है इमर्ज होती है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला कि अब कैसे जो है जो चाइल्ड मैरिज है यानी जो बाल विवाह है ये प्रथा शुरू हुई इस वजह से, ताकि जो है कम उम्र में लोग जो है एक से दूसरी जगह नए परिवारों में तालमेल स्थापित करने में थोड़ा सा आसानी होती है। ठीक है सर ये कौन से ईयर में हुई थी, मतलब कौन सी सन में? ये सन, वाली? देखो ये सन का नहीं है कि पर्टिकुलर इस सन पे हुई है। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल फैमिली की बात कर रहा हूँ, ओके। पारंपरिक समाज रहे हैं हमारे। जी जी सर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि इस परिवार में जो वधू है अर्थात जो पत्नी है वो एक अपरिचित परिवार से आ रही है। क्यों? क्योंकि दूर शादी हो रही है ना। समरक्तों के बीच का संबंध जो है अत्यधिक सशक्त होता है। अब मान लो अपरिचित परिवार से ये आ रही है तो जो समरक्त हैं, समरक्त एक ही रक्त के, तो उनके बीच जो संबंध है वो बहुत सशक्त होता है। अब विवाह मूलक स्वजनों के बीच संबंध कमजोर होते हैं। अब विवाह की प्रक्रिया में एक शत्रुतापूर्ण माहौल भी देखा जा सकता है, और इस शत्रुतापूर्ण की अभिव्यक्ति सामान्यतया जो आप देखोगे कि जो हिंदू सोसाइटी है तो खूब गालियां पड़ती हैं, फोक सॉन्ग गाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉस्टाइल एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, हिंदू समाज में जब शादी होती है ना बेटा, तो जब लोग जो लड़का पक्ष वाला जो है कलेवा करने आता है, मतलब विदाई का ही टाइम होता है, तो एक बार बेटी के मतलब अपनी जो है वाइफ के घर जाता है
जनवास से, जनवास मतलब जहाँ पे बारात पड़ी है, ठीक है। अब तो चीजें जो है ना बहुत मतलब ये आपका मैरिज हॉल हो गया, तो ये सारी चीजें बहुत लेके चला गया। एक टाइम पे पहले 3 दिन का बारात होता था, मतलब मेरे दादाजी का 3 दिन का बारात था, ठीक है। इवन आप लोगों के दादा लोगों का भी बारात 3 दिन का रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रथा, क्योंकि देखो परिवार एक दूसरे से परिचित है नहीं है, और जो समरक्तों के बीच यानी भाई बहन के बीच संबंध जो है बहुत गाढ़े होते हैं, दूसरे एक दूसरे को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो विवाह मूलक संबंध होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। और इसीलिए जो है आप लोग ध्यान मतलब ये दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आपने साले की बुराई कर दी धोखे से, तो फिर वाइफ जो है अगर बहुत चंट हुई तो डंडा उठाएगी, नहीं गाली तो सुनाएगी ही सुनाएगी। तो इस वजह से साले का बुराई मत करना। क्यों? क्योंकि साला जो है समरक्त है, पर आप विवाह मूलक संबंधित हो, और साला समरक्त संबंधित है, उनका वो खून है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यही वजह होती है। वहीं दूसरा कि यहाँ पर होता क्या है कि भाई दो फैमिली जो है मतलब अभी अभी मिले हैं, ठीक है। अब विवाह मूलक संबंध कमजोर है, तो विवाह की प्रक्रिया में एक हॉस्टाइल बिहेवियर माहौल देखा जाता है। दो फैमिली देखो एकदम लोग ईगो में रहते हैं। लड़के वाले तो ऐसा लगते हैं कि भाई ये तो मतलब किसी बिटिया जो लड़की वाली होती, लड़की वालों को जो है ना वो ऐसे बिहेव करते हैं, उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि अब मत ही पूछो। मतलब लगता है कि ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे नौकरों के साथ भी वैसा लोग बिहेव नहीं करते हैं। और खुद सोचो कि वो एक दूसरे के संबंधी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वैसा नहीं। और इसी वजह से भारतीय सोसाइटी में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि अरे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम तो लड़की वाले हैं, कोई बात नहीं है, चल जाएगा, अरे रहन दो यार, उनसे मत कुछ बोलना, बारातियों को मत कुछ कहना, लड़का नाराज हो जाएगा, बारात लौट जाएगी, खूब सुना होगा। और बहुत इसी के चलते बारातें लौटी भी है। तो शत्रुतापूर्ण जो है एक माहौल देखा जाता है। तो इसी को रिपल्स करने के लिए, इस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए, जब लड़का वापस आता है मतलब लड़की के घर, या फिर जो कई बहुत सारे ऐसे रस्में होती हैं, तो उन रस्मों के दौरान ग्रामीण एरिया में लेडीजें जो है ना बारातियों को गाली देती हैं, ठीक है। सुना है या नहीं सुना है? नहीं सर, ये नहीं सुना है। अच्छा, रेखा महिपाल आप सुने हो? हाँ सर, होता है, कहीं कहीं सुनने मिलता है कि बारात भी में लड़ाई भी हो जाती है और वापस भी लौट जाती है, ऐसा कुछ अच्छा, होता है। प्रतिभा बताएंगी इसको बहुत अच्छे से। प्रतिभा आपने सुना है? तो सुना है ये? सर एक बार रिपीट कर दीजिए जो आप क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे। आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सर इसी दुनिया में है। हमने कहा कि ग्रामीण एरिया में जब जो है बाराती पक्ष को खूब गाली पड़ती हैं ससुराल हाँ में, जी सर, पड़ती है ना? गाली भी पड़ती है और लड़ाई भी हो जाती है। अरे वो लड़ाई तो अलग चीज है, लेडीजें जो गाली देती हैं फोक सॉन्ग के मतलब ये कंपलसरी है सर क्या गाली देना? क्या चीज? ये कंपलसरी है गाली देना अरे ग्रामीण कंपलसरी एरिया? नहीं है। देखो ये गाली का इमज, दरअसल गाली का इमज जो है एक, अब ऐसे ऐसा समझो ना इसे, हम्म। यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, मुझे जो है उस पे डालना है नहीं, मैं आपको गाली दे मतलब मतलब दे के नहीं, मैं आपको सॉन्ग सुना देता, ठीक है। ओके, अच्छा, मतलब कोई सॉन्ग के जरिए गाली देते हैं वो लोग? हाँ, सॉन्ग के जरिए जो है गाली देती मुझे है लगा कि मतलब सामने से जाके ऑन द स्पॉट गाली दे के और आते हैं। गाली सबसे ज्यादा जो है दूल्हे के भाई को और दूल्हे की बहन को पड़ती है। हाँ? सर वो एक सर ताने टाइप कैसे सर ताने मारते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टॉन्ट करना मतलब टॉन्ट करते हैं वो लोग एक दूसरे को? टोन नहीं, एकदम गंदी गंदी बहुत बुरी बुरी गाली देती हैं, पर वो हाँ सर। मजाक में लिया जाता है। उसको जो है लोक गानों में, जो फोक सॉन्ग होते हैं ना, फोक हम्म। सॉन्ग में कि मतलब दुल्हा की बहनियां ऐसी वैसी मतलब खूब, और दुल्हा का भाई ऐसा वैसा, मतलब बहुत जितना आप मतलब ये खराब। लोकतंत्र गाने होते हैं, मतलब यूट्यूब पे होंगे, मैं वो पूरा डीप देख के एक बार देखूंगी क्या होता है ऐसे, मतलब अगर लिखना है हमें आगे जाके तो उसके बारे में सर्च करूंगी मैं। देखो यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोशियोलॉजी है ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, बहुत अच्छी है सर, कि मतलब फैमिली से चीजों को जोड़ना कैसे क्या है वो सब आता है इसमें। अच्छा, आपकी मम्मी को पता होंगी, ये जो है ज्यादा हिंदू फैमिली में ज्यादा होता है, आपकी अच्छा मम्मी को पता होंगी, वो उनसे पूछिएगा। सर, मम्मी को तो बिल्कुल नहीं पता होगी, क्योंकि जो मेरी नानी और दादी की फैमिली थी ना, वो बहुत ऐसे वाले लोग के गाली नहीं, ये सब बहुत दूर दूर तक नहीं था हमारे यहाँ।
अच्छा। तो मम्मी तो बहुत ऐसे वाले माहौल की थी कि बहुत हाफिज लोग थे, हम्म, तो मुझे नहीं लगता उन्हें ये सब पता होगा। अच्छा। हाँ, हमें अब पता चल जाएगा, मैं सर्च कर अच्छा, लूंगी। प्रतिभा, आपके भाई की शादी में आपको गाली पड़ी या नहीं पड़ी? बारात गई थी? हाय, गई थी लेकिन तो गालियां भी तो पड़ी है सर। पड़ी है ना? हाँ जी। हाँ, मतलब सिर्फ कोई कुछ कहता नहीं है, अगर गाली पड़ती है तो दूल्हे वाले कुछ नहीं बोलते। तो सबको दी अरे जाती है। गाली वो प्यार में पड़ती है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि कोई डंडा लेके खड़ा हो जाएगा या फिर आपको कोई, मतलब ये प्यार में गाली दी जा रही है। इसको क्या प्यार है में गालियां दे लेते हैं, मतलब अच्छे से अपने दिल की सारे गुस्सा प्यार में निकाल दो। हाँ, बस वही वही है। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा लॉजिक है। नहीं तो रियल में आप देखना, यूट्यूब पे डालना तो आप खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा, और ठीक बहुत है सर। गंदी हाँ, गाली। मैं अच्छा। और जो ऋचा मैम है ना, तो ऋचा मैम मामा की शादी में वो हम्म गई थी। तो दरअसल ये छोटी थी, तो ये रो हम्म के भाग आई थी वापस। और एक बार बुआ की शादी में जो है हम्म इनके साथ ऐसे ही हुआ था, हम्म। तो वहां से भी ये रो के चली आई थी। कि फिर जब, गाली दे रहे थे लोग तो। हाँ, फिर जब बड़ी हुई तब पता चला कि अरे ये प्रथा है। रस्म है, प्रथा है ये। तो फिर जो है अब तो पढ़ती हैं। अभी हमारे छोटे वाले भाई का शादी इस साल हमने किया, तो बहुत सारी हम लोगों को गालियां पड़ी, पर मजे से। अच्छा, ये लड़के वालों को ही पड़ती है सर, मतलब? नहीं, हाँ, पढ़ती समानता लड़के वाले को है, पर जो हम्म। लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ आते हैं तो लड़की वाली को लड़की वालों को भी पढ़ती है। अच्छा, जो जिसके जाएगा उसको गाली प्यार में सुननी है, गाली सुननी गाली सुननी है जब बयाना होता है, जो मतलब जो ग्रामीण सोसाइटी में पहले जो बयाना बयाना जैसे कि जो है ना, है। क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट तो नहीं कहेंगे, जी बयाना मतलब मेरी फर्स्ट टाइम बात बात हो गई, तो एक हम्म, शगुन लेके जाया लड़का जी वाला जी, जो है ना। शगुन जाता है, जी जी, नारियल शगुन जाता है आप लोग क्या सब? हम्म। तो हम्म लड़की वाले लड़के यहाँ के लड़के वाले के यहाँ जो है शगुन लेके जाते हैं, ठीक है। हम्म तो उसमें जो है आजकल डॉबरी तो पता ही है, हम सब चाहते हैं डॉबरी ना हो, हाँ लेकिन सब हाँ, लेते हैं। फिर लेते तो हैं, मेरी हाँ। फर्स्ट टाइम जो है बहुत सारा पैसा लेकर के जो शादी हम्म जितनी में तय हुई, लोग हम्म जाते हैं, उसी को बयाना बोलते हैं। बयाना ग्रामीण सोसाइटी में। ओके। फिर इसके बाद जो है बयाना समझो कि एक कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है कि लड़का लड़की राजी, अब का करे काजी, अब खूब दिन भर रात भर बतियाई हैं। ओके। हाँ, फिर उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अब फाइनली शादी फिक्स हो गई है, अब हाँ, होनी फिक्स हो है। गई, और क्या, बयाना हो गया, सब फिक्स हो गया। हम्म फिर वही तो बोला कि लड़का बिटिया राजी तो का करे काजी। बिल्कुल, हाँ। ठीक है वो ना? तो हम लोग क्या होती है कहावत, हाँ, ऐसे हाँ, वाली। तो वही यहाँ पर भी वैसे यही लागू होती है। ठीक है। ओके। फिर तो जो है मतलब कोई बदमाश टाइप की जो है, मान लो लड़का लड़की होते हैं ना, तो फिर तो बापू के सामने बतियाते हैं कि हाँ कलुआ का करा था बताओ। नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मेरी एक कजन है, जी। वो दरअसल जो है उनका शादी एक दूसरे जो है वो फिट कर लिए 2 साल पहले। ठीक है। हम्म और अभी उनका रिसेंट बयाना हुआ 2 महीने पहले। ठीक है। हम्म तो पहले तो हमारे, अब हम उससे बड़े हैं, काफी बड़े हैं। हम्म पहले तो वो हमारे सामने बतिया, मतलब थोड़ा बहुत छिपा के बतिया लेती थी, हम्म। बतियाती थी, सबको पता था। पर अब तो वो चिल्ला चिल्ला के बतियाती है कि जाओ जो कुछ करना है कर लो, काहे से कि अब हो गया है हमारा यार बयाना। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन रिस्पेक्ट तो मतलब अलग बात हो गई ना, रिस्पेक्ट करना देखो, तो मैंने जरूरी है। मैंने क्या बताया कि जो बदमाश टाइप लड़का लड़की होते हैं तो ऐसे करते वो ही। रिस्पेक्ट भूल के ये सोचते हैं हम बहुत नीडर हैं, मतलब वो ये हम्म, भूल जाते हैं कि हम्म। रिस्पेक्ट और नीडर ही अलग चीज होती तो है। अब जी। हम लोगों को नजरें छुपाना होता है कि हम टाल देते हैं कि हम सुना ही नहीं, बस ये बात हाँ है ना। खैर, जी तो वापस चलते हैं। जी अब सर। देखो, ये तो आपने उत्तर भारत में देख लिया कि उत्तर भारत हम्म में क्या होता है। अब दक्षिण क्षेत्र में ऐसे आक्रमण नहीं देखे गए। बताओ, दक्षिण में कहाँ कोई आक्रमण आपने नहीं देखा होगा। तो दक्षिण क्षेत्र में ऐसे आक्रमण नहीं देखे जाते थे। तो किसी भी प्रकार के असुरक्षा का भाव नहीं था। जब असुरक्षा का भाव नहीं था, तो सुदूर क्षेत्र के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कोई विशेष कारण ही नहीं था। जब ऐसा नहीं था तो स्वजनता गहन रही। अर्थात विवाह न सिर्फ परिचितों जो परिचित थे तो परिचित परिवारों में देखे गए, बल्कि यह परिवार एक दूसरे या एक क्षेत्र से, मतलब एक ही क्षेत्र से एक दूसरे के सगे संबंधी होते थे। और एक ही गांव में समुद्रों के बीच विवाह या अन्य दूर के रिश्तेदारों के बीच विवाह खूब देखे गए साउथ इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ बाल विवाह की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज भी देखो कि साउथ इंडिया में बाल विवाह की वैसी व्यवस्था नहीं देखी जाती है।
लेकिन आप उत्तर भारत में खूब बाल विवाह की व्यवस्था का देखोगे, क्योंकि उसका डेवलपमेंट आप समझ गए कैसे हुआ। लेकिन दक्षिण भारत में कोई ऐसा अटैक हुआ नहीं, तो उनने वहीं एक ही गांव में शादी कर लेते थे, आसपास शादी कर लेते थे, रिश्तेदारों में शादी कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैसा सेटलमेंट वाला सिस्टम नहीं था कि भाई लड़का लड़की एकदम, लड़की नई है तो वहां नहीं, क्योंकि पहले से परिचित है, एक ही गांव में पहले से भी जानती है, उनके साथ वो जो है वो पहले से वो गेम जो है जो गांव में खेले वो ले जाते रहे होंगे, लुका छुपा वो सब खेल उल के आई है, तो क्या है, या खेल के आया है, तो उन्हें पता है। तो भाई एक टाइम खाना खाया मम्मी के यहाँ, दूसरी टाइम ससुराल में जो है खाना खाया, ठीक है। समुद्र जो है सॉरी, यहाँ पर जो है गहनता जो है क्या देखी गई, थोड़ी सॉरी स्वजनता जो है गहन देखी गई। और रिश्तेदारों के बीच जो है, जो थोड़ी बहुत दूर के रिश्तेदार थे, जो समुद्रों के बीच भी जो विवाह वो देखे गए, जैसे मामा की लड़की, मामा का लड़का, ऐसे जो है विवाह साउथ इंडिया में होते हैं, हिंदुइज्म फैमिली में भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। जी सर, ठीक है। चलो यहाँ तक Clear. समझ आ गया ना। जी सर, बिल्कुल। अब देखो, विवाह के दौरान जो है आयु उच्च हुआ करती थी, जो आयु है यहाँ पर जो है उच्च हुआ करती थी। पति और पत्नी के बीच संबंध उतने ही सशक्त थे, क्यों, पहले से परिचित है। अब जितने की समरक्तों के बीच जो है, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूं, जितने की जो है भाई बहन के बीच, समरक्तों के बीच जो है संबंध सशक्त थे, तो जो चूंकि परिवार है वो एक दूसरे से परिचित हुआ करते थे, पुत्री के लिए एक नए परिवार के साथ तालमेल स्थापित करना कठिन नहीं होता था। तो ये आपके साउथ क्षेत्र मतलब जो है साउथ इंडिया की कहानी है करवी, जो इरावती करवे के अनुसार। अब चलते हैं हम मध्य क्षेत्र में। ये मध्य क्षेत्र जो है संक्रमण का जोन है, संक्रमण का क्षेत्र रहा है, और इस पर उत्तर की कुछ चीजें और दक्षिण दोनों की प्रभाव देखे गए, और यही कारण है कि स्वजनता के संदर्भ में इस क्षेत्र पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही क्षेत्रों पर प्रभाव देखा गया, ठीक है। अब चलते हैं हम पूर्वी क्षेत्रों पे। पूर्वी क्षेत्र में जो है सर्वाधिक विविधता देखी जाती है, बहुत ज्यादा विविधता है। इस क्षेत्र में एक ही गांव में विवाह, गांव से बाहर विवाह, समुद्रों के बीच विवाह, और जो है एक क्षेत्र में बहुपति विवाह, जिसको हम जो है पॉलिएंड्री बोलते हैं, तो जो पॉलिएंड्री, और बहुपत्नी विवाह यानी पॉलीगिमी। तो यहाँ पर दोनों मतलब बहुत विविधता है इस चीज को लेकर के। तो यहाँ पर जो है बहुपति विवाह, बहुपति विवाह मतलब एक लड़की के एक से ज्यादा पति होना, और बहुपत्नी विवाह जो कि आपने तो ये देखा ही होगा, तो एक मतलब जो बहुपत्नी मतलब एक जो है लड़के के एक से अधिक पत्नियां होना। तो लेकिन सर मैं बीच में रुक रही सर, लेकिन लेडीज की तो 2-3 आदमियों से शादी नहीं हो सकती ना ऐसे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो पारंपरिक समाज है होती रही है, वहां पे हो जाती है ऐसे। हाँ, इसको पॉलिएंड्री कहते हैं, बहुपति विवाह कहा जाता है। ओके, और साउथ में होती है। अभी जब क्लास में आप आई नहीं थी, उससे पहले आपको याद है मैंने नायर फैमिली का एक ध्यान है, महिपाल प्रतिभा, हाँ सर ध्यान है। हाँ, तो ये भी तो उसका उदाहरण हो गया, नायर फैमिली का उदाहरण दिया था, नायर परिवारों का, नायर औरतों का। हाँ सर उसमें मतलब अग्रे गोवा वाले समाज जो है ये मान्यता देता था कि जो नायर परिवार की जो औरतें हैं वो एक से ज्यादा मतलब जो है बॉयज से शादी कर सकती हैं। मतलब एक टाइम में भी कर सकती। हाँ हाँ, एक टाइम में भी। Okay. और इवन जो है शादी का दर्जा दिया गया, लेकिन वहां तो शादी भी नहीं होती थी, जो है सामान्यतः जो है एक से ज्यादा व्यक्ति नायर औरतों के साथ जो नमूद्री ब्राह्मण्स है तो वो जो है संबंध स्थापित कर सकते थे, फिजिकल रिलेशनशिप में आ सकते थे। ओके। तो ऐसा रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ बहुत ज्यादा विविधता है इसको लेकर के कि जैसे पॉलीएंड्री भी देखी जाती है, पॉलीगिमी भी देखी जाती है, गांव के एक ही गांव में भी विवाह देखे जाते हैं, गांव के बाहर भी देखे जाते हैं, समुद्रों के बीच भी विवाह देखे जाते हैं, ये सारी व्यवस्था है। इस क्षेत्र में पितृवंशी व्यवस्था और मातृवंशी व्यवस्था दोनों देखे जाते हैं। और स्वजनता के संदर्भ में यानी नातेदारी के संदर्भ में भारत में जो है विविधता व्यापक है। तो यहां तक जो है बताओ, नातेदारी कल और आज के लेक्चर में कंप्लीट। अगर यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी इशू, कोई भी डाउट या कुछ भी हो तो आप पूछ लो। नो सर, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, बस जो मैं आज आधा घंटा लेट हुई थी तो वो क्लासेस छूटी है मेरी, और तो कोई डाउट ही नहीं। वो क्लासेस जो है ना अभी तो नहीं, लेकिन जो है आप जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगी तो उसे जी अपलोड जी, करेंगे तो मिल जाएगी। ओके, ठीक है सर।
तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके सर। और फिर जो है कल हम विवाह, तो विवाह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये थोड़ा बहुत आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें सारी चीजें। ये ठीक है सर। अग्रजाधिकार यहाँ से, ये आपने स्क्रीनशॉट, ले रहे सर, ले लिया सर, चलो इसका भी ले लो, ले लिया सर, इसका भी ले लो, ले लिया। इसका भी, एक सेकंड जी, हो गया। ये भी। एक सेकंड सब जी, हो लोग गया। नोट्स बनाना है, ले लिया। स्क्रीनशॉट में अब मत काम चलाने लगना किस जो है ना। सर वो ब्लैंक हो गया, ये वाला लास्ट वाला अभी जो आपने दिखाया, ये वो अभी ब्लैंक ही आया। था, वो ब्लैंक ही था। ओके। चलिए ठीक है, हो तो गया। 9 बजे मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर इसके नोट्स हाँ मैं नोट्स सर इसके भेजूंगा। नोट्स मिलेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इनके नोट्स भेजूंगा। अभी जो है आप हुमा मुझे कॉल कर लेना, हाँ ठीक है। जी सर, ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है, ओके। मैं नोट्स सर डाल देना आप इसमें, जी सर ग्रुप में डाल देना आप, ये मैं भी देख लूंगी, मेरी भी छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं डाल दूंगा। ओके सर।